गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप शास्त्री, जीनियस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीभंगा से हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत की स्थिति जो विश्व मानचित्र में किस तरह से और इसका क्षेत्रफल कितना है, इससे संबंधित आज अध्ययन करेंगे। भारत के प्राचीन संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। विश्व के अंदर आज भी भारत की संस्कृति है, उसका वर्चस्व है। और पिछले 5 दशकों में तो भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति भी की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास है, उसमें अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी भारत आज भी देखा जाए तो विश्व की महान हस्तियों में गिनी जाती है। और संस्कृति के रूप में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति है पूरे विश्व के अंदर अपना वर्चस्व रखती है। भारत की स्थिति कैसी है? भारत एक विशाल देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां स्थान है इसका। भारत का विश्व के अंदर 7वां स्थान है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये गोलार्ध है अपना, उसके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तर से उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित करती है। कैसे? ये भारत का एक मानचित्र है। और जो आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था, ये कर्क रेखा है वो भारत के यहाँ से गुजरती है, यानी 2 भागों में लगभग विभाजित करती है, 23.5 डिग्री। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पूर्व में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और अपने एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार से हम ज्ञात करेंगे। देखो, हमारे जो क्षेत्र विशेष है भारत का, और क्षेत्र विशेष में ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है। इस साइड में लक्षद्वीप है, इस साइड में लक्षद्वीप है, इधर ये श्रीलंका है और इधर ये बांग्लादेश है, ये नेपाल और भूटान क्षेत्र है, ये ऊपर का हिस्सा चीन का है, इधर अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है, ये हमारा पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान और चीन के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं है। हाल ही में चीन के साथ में काफ़ी विवाद चला था सीमा क्षेत्र के रूप में, और पाकिस्तान के तरफ लंबे समय से चलता ही आ रहा है। ये हमारे पड़ोसी देश थे। अब प्रिय विद्यार्थियों, भारत का जो क्षेत्र विशेष है उसमें आकार विशेष हम देख सकते हैं कि भारत के भूभागों का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,08,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4% है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश माना जाता है। भारत की स्थल सीमा लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की उत्तरी पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। उत्तर पश्चिम, उत्तर व उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ वलित पर्वत है। यानी आपको बता देता हूँ, ये भारत का नक्शा है और इस नक्शे के अंदर आप आराम से गौर से देखिए। ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा इधर से, ये पर्वतमाला का क्षेत्र विशेष है, यानी इसके के अंदर क्या है? वलित पर्वतमाला है, पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। ऊपर का जम्मू कश्मीर से इस साइड, उत्तराखंड से होकर के ये ऊपर का हिस्सा ना उत्तर प्रदेश के ऊपर के हिस्सा के साइड में, और इस साइड में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, ये क्षेत्र है सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या है? वलित पर्वतमाला है यहाँ। ठीक है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की वलित पर्वतमाला है जो
हम कह सकते हैं पठारी क्षेत्र, हम कह सकते हैं पठारी क्षेत्र है। अब देखिए कि इसके दक्षिण भूभाग उत्तर से चौड़ा है, दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। यानी हिंद महासागर की तरफ जाओगे तो संकरा होता जाएगा। अब देखा जाए तो भारत का नीचे का हिस्सा है वो संकरा है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा नीचे के हिस्से से ठीक है, बीच का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा सा है। तो हम कह सकते हैं कि नीचे का हिस्सा संकरा होता जा रहा है। इसके पश्चिम अरब सागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी स्थित है। अब देखिए ये हमारा नक्शा है और इस नक्शे में देखिए ये भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है, ये क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर है और नीचे का सागर क्या है, हिंद महासागर है। नीचे का हिस्सा क्या है, हिंद महासागर। इसका मतलब क्या है कि भारत के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है और दक्षिणी पश्चिमी भाग है उस साइड में क्या है, अरब सागर है और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। ठीक है, जहाँ श्रीलंका का नक्शा दिखाई दे रहा है नीले से कलर का, उस साइड में क्या है, हिंद महासागर है। चित्र 1.3 में देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार किस प्रकार, लगभग 30 डिग्री है, किंतु फिर भी पूर्वी पश्चिमी का विस्तार क्या दक्षिणी उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है उसका स्थानीय जो समय देखा जाए तो वो क्या है, 2 घंटे का अंतर है। देखो यहाँ ये भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा में यहाँ अरुणाचल प्रदेश है और इस साइड में गुजरात है। यानी इन दोनों के बीच में जो देखा जाए स्थलीय जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। यहाँ सूर्य उदय होता है, ठीक है, पूर्व दिशा में इस साइड में उदय होता है, तो यहाँ क्या है 2 घंटे पहले, उसके बाद में यहाँ जब उदय होगा तो 2 घंटे बाद में। कहने का मतलब है इन दोनों का समय जो अंतर दिया गया है वो कम से कम 2 घंटे का है, कम से कम 2 घंटे का माना गया। तो इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का समय स्थलीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिमी का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत है। ठीक है, अब देखिए कि 22 डिग्री 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक रेखा याम्योत्तर माना गया, यानी जो दोनों राज्यों हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है दोनों के बीच में जो समय दिया गया है वो 2 घंटे का अंतर है। लेकिन 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ऊपर से नीचे उसके मानक समय रेखा है उसको सही माना गया कि इसके अनुसार क्या है समय को निर्धारित किया जाएगा। यानी मानक समय रेखा कैसे आपको बताऊं कि ये जो रेखा है भारत के अंदर ऐसे रेखा गुजरती है, इस रेखा को हमने क्या किया मानक रेखा, सॉरी ये रेखा जो देशांतर रेखा है, इस तरह की जो रेखा है उसको क्या है इसका समय है, इन दोनों राज्यों का जो समय देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर है। तो इसलिए क्या अरुणाचल और गुजरात के बीचों बीच जो एक रेखा गुजरती है मानक रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसको क्या है एक मानक रेखा है। इस समय को और इस समय को आधार मान करके और भारत के समय को निर्धारित किया गया है, भारत के समय उसको निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो अभी क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसको मानक रेखा मान करके समय निर्धारित किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश है उसकी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात को अवधि पर पड़ता है। अब देखिए उत्तर और दक्षिण है उसमें क्या है अक्षांश का भी प्रभाव पड़ता है, दिन रात का, दिन और रात का अंतर पड़ता है और सर्दी गर्मी का भी अंतर पड़ता है। ठीक है, भारत तथा विश्व इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो किस प्रकार से,
भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत का भूभाग है वो क्या है, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। आपको बताया कि भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय दो देश है और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। अब देखिए हिंद महासागर क्या करता है, पश्चिम में किसको मिलाता है, यूरोपीय देशों को मिलाता है, और पूर्व में पूर्वी एशियाई देश है उनको आपस में मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इन दोनों देशों को मिलाने की जो केंद्रीय स्थिति है वो भारत प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ है पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश को तटीय सीमा भारत जैसे नहीं है, यानी हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी ही नहीं है, क्योंकि भारत की जो तटीय स्थिति है वो क्या है कि अनेक प्रकार के बंदरगाह के रूप में बनाती है। और ये देखा जाए तो नीचे वाला प्रायद्वीप के रूप में है। भारत का नीचे का हिस्सा इस तरह से वो प्रायद्वीप के रूप में है। तो यहाँ देखिए बंदरगाह काफ़ी है, इस साइड में, इस साइड, दोनों साइड में। तो ये क्या प्रायद्वीप के रूप में भी काम करता है, ठीक है। और विश्व के अंदर जो व्यापार विशेष है उसको बढ़ाने के लिए और बंदरगाह का होना बहुत ही ज़रूरी है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण से एक महासागर का नाम उसके नाम पर रखा गया है, यानी हिंदुस्तान से हिंद महासागर रख दिया, ठीक है, ठीक है। आप देखिए अपने भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की है। उत्तर से उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण का कोना दोनों के देखें क्षेत्र है वो कितना है, 3214। और पश्चिम से पूर्व का क्षेत्र विशेष देखें तो 2933 किलोमीटर है। तो विद्यार्थियों इन दोनों क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो इसमें अंतर कितना है ये नोट कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद हम देखा जाए तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों समान मिलता रहा है, यानी युगों समान। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना रहा है, यानी हर विशेष देश है उनके साथ में संबंध रहा है और अच्छे संबंध, अभी भी अच्छे संबंध है। कुछ देशों को छोड़ करके, जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चाइना को छोड़ करके, बाकी देशों के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध है। परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्ग से होकर था। पहले किसके साथ था कि संबंध समुद्री मार्ग की अपेक्षा भूभाग से अधिक था और उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। उत्तरी जो पर्वत है उसके क्षेत्र से अनेक यात्री भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। अब तो क्या समुद्री मार्ग ज्ञात हो गया, तो समुद्री मार्ग का ज़्यादा इसका उपयोग करने लगे। पहले समुद्री मार्ग का ज्ञान नहीं था, ठीक है। इन मार्गों से प्राचीन समय विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है, यानी इन मार्गों से प्राचीन समय उसे विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान है। जितने विचारों का आदान प्रदान संस्कृति संबंधित या कोई व्यापार संबंधित है वो क्या है, इन्हीं मार्गों से हुआ था। भारत का प्राचीन मध्य यानी भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ में एक अद्भुत संपर्क रहा है। किसके साथ में, पश्चिम मध्य, ठीक है, और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देश जितने थे उसके साथ में अद्भुत संबंध रहा है। अब देखा जाए तो अफगानिस्तान है, इधर इराक ईरान है, ठीक है, उसके बाद में फ्रांस है, ठीक है, ब्रिटेन है, इनके साथ संबंध अच्छा रहा है, आज भी संबंध अच्छे हैं, ठीक है। और एशिया के पड़ोसी देश हैं, एशिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, एशिया के पड़ोसी देशों के साथ में एक अद्भुत संपर्क है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। अब देखो भारतीय संस्कृति है, इसका संबंध है बहुत से देशों के साथ में, क्योंकि भारतीय संस्कृति को मनाने वाले बहुत से लोग हैं। और आजकल तो क्या है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, इनका अनुवाद भी किसके रूप में होने लग गया है, आजकल अनुवाद भी अनेक भाषा में हो चुका है इनका,
और पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, ठीक है, भारतीय उपनिषद के विचार है, ये सभी का जो भारतीय संस्कृति का इसका विस्तार काफ़ी देशों से हुआ है, विस्तृत हो चुकी है, जिसके कारण से ये कह सकते हैं भारतीय संस्कृति है अपना वर्चस्व आज भी कायम रख रखी है, ठीक है। और भारतीय अंक एक दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देश है उसमें ले जाए जाते हैं। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तु कला के प्रतीक मीनारों व गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। अब ये भी देख सकते हो आपके भारत के अंदर बहुत से सैलानी आते हैं, क्योंकि भारत के अंदर अनेक राजाएँ थे और ये हमारा राजपूतान है, राजस्थान है, उसके अंदर अनेक गढ़, अनेक प्रकार की प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थल और अपने ये कहते हैं स्मारक विशेष बने हैं जिनको देखने के लिए सैलानी आती हैं, ठीक है। ये सारी स्थापत्य कला विशेष देखें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि आज भी भारत की तरफ पे बहुत से देशों का झुकाव है, चाहे आर्थिक विचार से देखा जाए, चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, या अपने अपने कह सकते हैं संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए, चाहे ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत की तरफ झुकाव काफ़ी है। भारत के पड़ोसी देश है, भारत का दक्षिणी एशिया की एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाए, भारत को एक दक्षिणी एशिया के एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जाना जाता है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये चित्र 1.5 में दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी तट पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। पश्चिमी और पूर्वी तट पर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा है, ठीक है, राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है ये आप ज्ञात करके लिखोगे। और कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, यानी कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों के अलग अलग विभाजन करने, ये सारे आप बुक कॉपी में करें, जो क्वेश्चन मैं लास्ट में दे दूंगा। भारत की भूमि की सीमाएं व पश्चिमी में पाकिस्तान और अफगान के साथ, और उत्तर में चीन यानी तिब्बत जिस पे चीन ने कब्जा कर रखा है, और अपना वर्चस्व आजकल तो नेपाल और भूटान पर भी अपना हाथ आजमा रहा है, और नेपाल के अंदर तो काफ़ी क्षेत्र को इसने अपने कवर कर चुका है, और अपने सेनाएं विशेष है वो भी ले। तो ये चीन की ये पुरानी रणनीति है, और इसके अनुसार वो आगे बढ़ता रहा, भारत के साथ था, लेकिन भारत के साथ में अब द्विपक्षीय वार्तालाप के कारण से ये पीछे हट चुके हैं, और कुछ हिस्से को तो इसने कब्जा कर भी रखा है, ठीक है। भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ भी इनका भारतीय सीमा है वो लग रही है, और अपने ये कह सकते हैं यह भारत के पड़ोसी राज्य भी हैं, सॉरी देश भी हैं। अब इधर देखिए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये अफ़गानिस्तान है, और इधर देखा जाए तो चीन है, ठीक है, और चीन का क्षेत्र आ गया। चीन के क्षेत्र के बाद ये नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया। ये भूटान के और नेपाल के बीच में एक सिक्किम राज्य है हमारा भारत का, सबसे शानदार राज्य, सबसे शानदार राज्य, और इस पे भी इसने चीन ने अपने आँखें गड़ो रखी है ताकि इसको अपने कब्र में कर ले, यानी इसको भी अपने अधीन कर ले। और इधर देखा जाए म्यांमार है, और इस साइड में देखा जाए तो बांग्लादेश है, जिसे पूरी पाकिस्तान बोला जाता था पहले, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान अब, लेकिन अब ये बांग्लादेश से अलग राज्य स्टेट अपने सॉरी कंट्री बना दी। भारतीय सेना उसके साथ 1971 के अंदर युद्ध हुआ था, इस कारण से स्वतंत्र करवाया था इसको। इसके अलावा यहाँ हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, ये हमारी बंगाली की खाड़ी है, ठीक है, और ये हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, लक्षद्वीप है, ये भारत की क्षेत्रीय सीमा के अंदर अंतर्गत आती है, ठीक है। नीचे का हिस्सा है वो क्या है, हिंद महासागर का है, ठीक है। थोड़ा मानचित्र आप एक बार भरने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से, एक मानचित्र लेंगे और मानचित्र के अंदर के जितने भी हमारे पड़ोसी देश है उनके नाम लिखोगे, और उनकी जो क्षेत्रीय सीमा विशेष है वो कितनी है ये आप मानचित्र में लिखोगे। आज हमारे भारत की स्थिति और भारतीय मानचित्र इसके बारे में अध्ययन किया। और प्रिय विद्यार्थियों, जब तक आपको मानचित्र भरना नहीं आएगा
तब तक आप न तो भारत की स्थिति और आकार को जान पाओगे और न ही इसे ज्ञात कर पाओगे। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय मानचित्र में ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र विशेष है। अपने कह सकते हैं हवाई पोर्ट, जिसको मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है माने जाते हैं, स्थलीय जलीय दोनों रूप में। तो दिल्ली तो अपने कह सकते हैं स्थलीय रूप में, हवाई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ, कलकत्ता भी है, और मुंबई और चेन्नई एक ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो वायु मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों के रूप में ये 4 एक ऐसे जगह हैं जहाँ भारत का महत्वपूर्ण या अपने केंद्र बिंदु माना जाता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए। कल हम एक नया चैप्टर या नया अध्याय शुरू करेंगे, और तब तक लिए नमस्कार।